हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। डिटर्मिनेंट का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, तो उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। बात करें कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होने वाला है आज की क्लास में, तो देयर इज सिंगल टॉपिक विच इज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में एक्चुअली में इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखोगे आपके लैंग्वेज में यूज करा होगा बुक्स में कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना, और उसमें भी बीइंग स्पेसिफिक आपके पास तीन वेरिएबल होंगे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ध्यान देने वाली एक बात, सॉरी, वो क्या, हमने कहा कि हर बारी मैं पढ़ रहा था, मेरे पहले भी लोग पढ़ते थे, आप पढ़ रहे हो, आपके बाद भी लोग पढ़ेंगे। तो अगर ये चैप्टर है आपके पास, है ना, अभी सिलेबस में, तो ये मानिए कि हर बारी हर साल एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपसे ये हमेशा पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा होपफुली। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये टॉपिक ही 5 नंबर के लिए है 100%। ठीक है, अभी तक का रिकॉर्ड है कि अभी तक जितने भी एग्जाम है, इवन इस साल भी जो एग्जाम हुआ उसमें भी हम लोग बात कर ले तो इससे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बना था, और हमेशा ही बनता कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि डिटरमिनेंट के लिए हेल्प से। ठीक है, तो उन्हीं पे बात करेंगे थोड़ा सा। अब जब मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोल रहा हूँ, राइट, तो क्या मीनिंग है मेरा, मतलब मेरे पास कई सारे इक्वेशंस होंगे वेरिएबल्स के टर्म्स में। इक्वेशन होगा तो ऑब्वियसली वेरिएबल और कांस्टेंट का ही कॉम्बिनेशन होगा। तो उस इक्वेशन में हमें जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं एक्स वाई जेड के टर्म में आपको दिखेंगे, उनको सॉल्व करने की बात हो रही है। अब जब उनको किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व होने की बात करते हैं तो सोल्यूशन से हमारा क्या मतलब हो कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलती है, वैल्यूज मिलती हैं, हो सकता है कई केसेस में ना भी मिले। ठीक है, तो अगर हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कई सारी इक्वेशंस है। बीइंग मोर स्पेसिफिक, 3 इक्वेशन मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो कह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन अगर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व में है, हम सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल पा रहे हैं, हो सकता है वो सिंगल हो सकता है वो एक से ज्यादा हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है या कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक बात है। नेक्स्ट की बात करें, अगर मेरे पास सिस्टम जो भी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो भी है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है। ठीक है, तो वैसे अगर जब हम एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज को हम फाइंड आउट करने में असमर्थ है, नहीं है, उनकी वैल्यूज एग्जिस्ट करती, तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। दो बातें समझ में आ गई, अगर सोल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट है, और सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट है। अब जब सोल्यूशन मिल रहा है तो उसमें भी मैंने कहा कि वो एक सोल्यूशन हो सकता है, सिर्फ हो सकता है कि एक्स वाई जेड के कॉम्बिनेशन की सिर्फ सिंगल वैल्यू हो, जिसमें वो क्या कर रहा हो, जिसकी वो वैल्यू दे रहा हो, सिंगल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा हो सकता है आपके पास बहुत सारे एक्स वाई जेड के कॉम्बिनेशन की वैल्यूज हो जो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने कई बार बोला, अभी मैं आगे आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है कि a1x b1y लेट्स से c1 z बराबर वॉट d1, है ना। या फिर चलो इसमें भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर लेट्स से d1 बोल रहा हूं, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x b3y प्लस c3z बराबर व्हाट d3। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक बात है। अब इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैं और भी फर्दर क्लासिफाई करूंगा। ठीक है, कैसे क्लासिफाई करेंगे,
और जब हम इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 D1 D2 D3 ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, वेरिएबल मेरे पास XYZ है। और आप लोगों को पहले से भी पता कि अगर मुझे कोई भी अननोन चाहिए तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास इक्वेशन एक अननोन है तो एक इक्वेशन चाहिए, दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देयर आर थ्री unknowns XYZ, that's why we have थ्री इक्वेशंस, राइट। तो हम XYZ की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हमने कहा कि इन्हीं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो एक हमारा होता है होमोजीनस सॉरी नॉन होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और एक होता है मेरे पास होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, तुमने कहा कि जब ये D1 D2 D3 इस इक्वेशन के अंदर ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। या फिर इसको मैं यहीं पे पैरेलली लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। A1x B1y प्लस C1z बराबर व्हाट, जीरो। A2x B2y प्लस C2z बराबर जीरो। A3x B3y प्लस C3z इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरे पास है, इसको मैं क्या बोलता हूं, तो ये मेरा है होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। और ये क्या है मेरा, तो ये मेरे पास है नॉन होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। ये दोनों बातें बहुत ही प्यार से क्लियर हो गई होगी। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया, सोल्यूशन की बात कर ली, उसमें भी होमोजीनस हो गया और नॉन होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। अगर मेरे पास नॉन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आते हैं, हमने कहा कि लेट्स से कि मैंने इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में इसको सॉल्व करने का जो तरीका है मेरे पास, अगर इसको मैं पहले क्या करता हूँ, मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, तो हमने कहा कि हम मैट्रिक्स बनाते हैं तीन, एक तो वेरिएबल को होगा, दूसरा कांस्टेंट को होगा, ठीक है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे उनसे, और तीसरा मेरे पास जो यहाँ पे ये D1 D2 D3 हैं, इनसे हम लोग आपके पास एक इक्वेशन बनाते हैं, सॉरी मैट्रिसेस बनाते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं ए मैट्रिसेस बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, तो ये मेरे पास कांस्टेंट की मैट्रिसेस है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट से मतलब है एक्स के वाई जेड के कोफिशिएंट, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। फिर मैं एक दूसरा मैट्रिसेस बनाता हूं जिससे क्या है, तो यहाँ पे ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। और मेरे पास तीसरा एक मैट्रिसेस में बी बना रहा हूं जो कि किससे बनेगा, तो D1 D2 D3 से, ठीक है। और अगर यहां से मैं क्या कर दूं कि ए एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं और बी से इक्वेट कर दूं, तो ये फिर से रिजल्ट कर देगा अगेन सेम सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, सेम सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो मेरे पास इक्वेशन के टर्म में लिखे थे, है ना, ऊपर जो मैंने लिखा है कि A1x B1y सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने इक्वेशन लिखा ना, मैंने बेसिकली इसी इक्वेशन को हमने इस तरीके से और फर्दर यहाँ पे इस वे में हमने मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखेंगे नहीं तो बिना मैट्रिसेस के यूज से वो सॉल्व कैसे होगा, राइट। तो अब अगर ए बी और एक्स समझ में आ गया, हमने कहा कि अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर मेरे पास ए जो कि एक्स वाई जेड या वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से मैट्रिसेस मैंने बनाई, उसके डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। पहली कंडीशन, अगर जीरो के बराबर नहीं है देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन इसके मिलेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड गिवन बाय एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है। अगर मेरे पास डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो गई देन मैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ढूंढूंगा,
मतलब फाइंड आउट करूंगा। अब एडजॉइंट क्या है आपको पता, बी मैट्रिसेस मैंने बनाई आपको पता है। देन कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होगी तो दूसरा स्टेप होगा कि मैं एडजॉइंट निकालूंगा और उसको बी से मल्टीप्लाई करके देखूंगा। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है, और इसका जब कंसिस्टेंट नहीं है तो ऑब्वियसली सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बट लेट्स से डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो है बट एडजॉइंट टू बी भी जीरो है। ठीक है, देन कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। फिर से सुन लो, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया आपके पास, कंसिस्टेंट हो गया, और मेरे पास यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे, और वो मैं दूंगा इससे। ठीक है, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी से। ठीक है, दूसरा, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली वो जीरो के बराबर हो गया, फिर मैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ढूंढूंगा, उसकी वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो हुई, फिर तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया था, जो इनकंसिस्टेंट हो गया तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तीसरा, कि लेट्स से डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो, राइट, यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू मेरे पास जीरो है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो हो जाए, तो मैं कहूंगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट तो है, बट इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या मीनिंग है इनफाइनाइट सॉल्यूशन से? मैंने कहा कि एक्स वाई जेड के इतने अनंत कॉम्बिनेशन होंगे कि जो गिवन आपके इक्वेशन हो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसा जरूरी नहीं ना है कि हर बार एक्स वाई जेड के सिर्फ एक कॉम्बिनेशन की वैल्यू हो जो आपको क्या मिले सोल्यूशन के तौर पर। मैंने कहा कि एक्स वाई जेड के कई सारे मान भी हो सकते हैं जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो होपफुली बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, दूसरा बात होती है जब मेरे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिर्फ किसके लिए था, नॉन होमोजेनियस के लिए, मतलब राइट हैंड साइड में सारे जीरो नहीं थे, बेसिकली कोई वैल्यूज थी अदर देन जीरो। कहते हैं कि यहाँ पे अगर डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन एंड हैज वन सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन जो मतलब है कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज को जो सोल्यूशन के तौर पर मिलेगा, जो एक्स वाई जेड मिलेगा मुझे सोल्यूशन इसका, वो जीरो होगा। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब कि अदर देन जीरो भी मिलेंगे बट इनफाइनाइट्स मिलेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन से कम है, देन इट हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इतनी सारी बातें तो हमें समझ में आ गई। अब इतना मैंने बता जरूर दिया है कॉम्प्रहेंसिवली, ये सारी नहीं यूज हो रही होंगी, आपको मैं बता देता हूं। इसमें क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन बनना होता है, तो आपसे जो सोल्यूशन इवेलुएट करवाई जाती है वो यूजिंग ये ज्यादातर मान के चलो कि 75 to 80% या 90% केस में कह लो कि पहले वाले पॉइंट से ही बात बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो आधा अधूरा सॉल्व करवाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो यूजुअली जो क्वेश्चन का पैटर्न देखा गया है वो आपसे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ सॉरी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट देते हैं, और वहां से यूनिक सोल्यूशन मिलता है कंसिस्टेंट सिस्टम का, जो कि हम क्या करते हैं, x बराबर ए इनवर्स बी से निकालते हैं। अब x बराबर ए इनवर्स बी से भी क्यों, तो मैंने कहा कि जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा हेडिंग ये होता है कि यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो अब अगर ये कंसिस्टेंट नहीं हुआ तो कहीं पे इनवर्स ही यूज नहीं हो रहा, तो हम सॉल्व क्या कर रहे हैं फिर तो ये पूरे सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो आई होप कि यू गेटिंग माई पॉइंट कि क्यों कर रहे हैं सर। चलो, और ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई ताकि आप कहीं पे ऐसा देखो तो ये नहीं लगना चाहिए कि हमने तो ऐसा कुछ सुना भी नहीं है। होपफुली बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अब मैं आप लोगों को सोल्यूशन पे लेके जा रहा हूँ, सॉल्व करने पे जा रहा हूँ। हम इस तरीके के क्वेश्चंस को 6 to 7 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। उन सारे स्टेप्स को एक एक करके मार्क करके देखते हुए चलते हैं। ठीक है, क्या करना है, तो मैंने कहा कि सोल्यूशन स्टेप हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में अगर बात करोगे तो मैंने कहा कि स्टेप नंबर 1 में क्या करना है। पहली बात तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है नॉन होमोजेनियस, उनको पहले लिख भी लेते हैं। हमारे पास किस तरीके के इक्वेशंस है, तो हमने कहा कि a1x b1y c1 z बराबर क्या d1।
A2x B2y C2z बराबर D2, A3x B3y C3z बराबर D3। ये मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। आ जाओ स्टेप वन में। स्टेप वन में जब हम लोग आ रहे हैं तो हमने कहा कि क्या करना है, फॉर्म matrices A, B and X from above equations। ठीक है, पहला स्टेप में क्या करना है, ऊपर वाली जो इक्वेशंस हैं उनको मैट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फॉर्म करने इसके मैट्रिसेस। मैंने कहा कैसे बनाएंगे, हमने कहा कि ए मैट्रिसेस बनाते हैं जो कि कांस्टेंट से बनती है, जो कोफिशिएंट्स हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, x बनता है किससे, जो वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स कैसे बनेगा, क्या है, x है y है z है। बी मैट्रिसेस कैसे बनता है, तो हमने कहा कि D1 D2 D3 से, तो D1 D2 D3 से। पहला काम हो गया, मैट्रिसेस बना ली हमने। और यहां से अगर मुझे वापिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन चाहिए तो मैं ax बराबर b लिखूंगा, तो मुझे सेम सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी जो अब लिखी हुई है। तो बेसिकली उसको मैंने इस वे में ट्रांसफॉर्म कर लिया। स्टेप वन हो गया। दूसरा, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, फाइंड आउट द डिटरमिनेंट वैल्यू। फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू किसकी, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यहां से आपको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जब यहां से निकालोगे तो ये तो नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा या फिर डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर आएगी। उसके हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट कैसा होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, कैसे वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने दो स्टेप आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि अगर ये डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया तो मेरे पास पहली कंडीशन है। अगर डेल्टा जीरो के बराबर आ गया तो हमने कहा कि ये फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से हम बता पाएंगे। बट मैंने कहा मोस्टली काम आपका पहले वाले स्टेप से हो जाएगा। तो यूजुअली आप देखोगे कि यहाँ पे आपको डेल्टा की वैल्यू जीरो ही मिलेगी, जो कि 5 नंबर में जब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चेक करना होता है कि यहाँ पे आपको डेल्टा की वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस ए। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर्स निकालने हैं हमको। ठीक है, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकलेगा, क्योंकि माइनर कोफैक्टर मिल गया, कोफैक्टर के मैट्रिसेस हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं तो उसका ट्रांसपोज निकाल के याद होगा। तो यहां से फाइंड क्या, इवेल्युएट कह सकते हो या फॉर्म, चलो ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगला स्टेप विच इज स्टेप नंबर 4। अगर आपके पास एडजॉइंट निकल चुका है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकल चुकी है, तो अगले स्टेप में क्या करना है आपको कि इनवर्स निकालना है गिवन मैट्रिसेस का। फाइंड इनवर्स ऑफ ए। कैसे निकलेगा इनवर्स, तो आपको पता है कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने ये लास्ट क्लास में ही सीखा है। ठीक है, 5वां स्टेप तक आप तो मेरे साथ हो गए। 6वां स्टेप में आ जाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास इनवर्स यहाँ पे निकल चुका है। तो हमने कहा कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन है वो कैसे निकाल रहे हैं हम, तो x बराबर क्या, a इनवर्स b से। फाइंड यहाँ पे वैल्यू ऑफ x y z वाया दिस। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास x क्या है, तो वेरिएबल्स की मैट्रिसेस है,
ए इनवर्स इंटू बी करोगे तो कोई एक मैट्रिसेस आएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास पूरा का पूरा एक्स वाई जेड ही मुझे निकालना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करो तो हमारा एम ही यही है। तो ये मेरे पास 6 स्टेप हैं जिसमें मैं पूरा क्या करूंगा, सॉल्यूशन निकाल रहूंगा, जो भी हमारे पास मैट्रिसेस गिवन होंगी। फिर से एक बारी देख लो सारे स्टेप में हमने क्या क्या किया है, सेम वे में हम फर्दर प्रोसीड कर रहे होंगे। ये मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाएगा जिसको मुझे सोल्यूशन निकालना होगा। पहला काम करेंगे, इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे स्टेप नंबर 2 में। ठीक है, फिर अगले स्टेप में अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ रही या फिर इक्वल टू जीरो आ रही जो भी है, तो उसके बाद भी वैसे मुझे एडजॉइंट तो निकालना ही है, तो वहां तक तो तब भी सेम रहेगा अगर मेरे पास डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर आ गई तो दो ही वैल्यूज आएंगी, या तो जीरो होगा या तो जीरो नहीं होगा। फिर भी हमने कहा कि माइनर कोफैक्टर निकालेंगे स्टेप नंबर 3 में। माइनर कोफैक्टर निकल गया तो कोफैक्टर से हमको बनाना होता है एडजॉइंट, एडजॉइंट बना लिया, एडजॉइंट बन गया। तो अब अगर मेरे पास दूसरा केस है कि डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू जीरो है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल के हम चेक कर लेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरे पास कैसा है, वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट में हमने कहा कि एडजॉइंट निकल गया, तो स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है। और इनवर्स एक बार निकल जाए तो फिर यहां से हम एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स बी कर सकते हैं। अब जब हम ये कर रहे हैं तो इसके लिए एक बात और समझ लो, अगर मैंने कहा कि जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है मैंने, ये वाली जो इक्वेशन थी मेरी, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, अगर किसी को डाउट हो तो ये इसको चेक कर सकता है ना, ऐसे लिख के देखो क्या ऊपर वाली इक्वेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, डेफिनेटली मिलेंगी। तो इसको मैंने नीचे क्या लिखा हुआ, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी कैसे होगा, मैंने कहा कि अगर इसमें मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, क्या मिलेगा, ए इनवर्स इंटू ए, एक्स बराबर क्या, ए इनवर्स बी मिलेगा, राइट। ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, आइडेंटिटी इंटू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो एक्चुअली में अगर इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है तो हम सीधे यहीं से निकाल लेते हैं कि एक्स बराबर क्या है, ए इनवर्स बी है। ठीक है, अब किसी भी मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करे उसके लिए क्या जरूरी है, मुझे एडजॉइंट मिलना चाहिए और मुझे यहाँ पे उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब अगर डिटरमिनेंट वैल्यू सपोज ये जीरो है तो 1/0 इज अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा तो उसका इनवर्स निकलेगा नहीं, और इनवर्स निकलेगा नहीं तो हम यहाँ से जो ये लास्ट सिस्टम में एक्स बराबर ए इनवर्स बी करके निकाल रहे हैं, जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये तो स्टेप ही गायब हो गया, खत्म हो गई बात, निकलेगा ही नहीं। ठीक है, बट अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहां से हम इनवर्स निकाल सकते हैं, और इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा निकल सकता है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी करके एक्स वाई जेड की वैल्यू इवेल्युएट कर लूंगा। ठीक बात है, तो होपफुली बात एकदम लिंक कर पा रहे हो एक दूसरे से। तो जब हम इनवर्स की बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पे एक बात जब आज हमने आपको पीछे भी बताया कि जब इनवर्स हमने डिस्कशन किया भी लास्ट चैप्टर में भी, लास्ट क्लास में भी हमने इनवर्स निकाल के आपको दिखाया है। ठीक है, एडजॉइंट के बाद मैंने इनवर्स निकाला है, वहां पे फिर सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात हो रही थी। नॉन सिंगुलर के लिए मैंने कहा कि डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यूजिंग मैट्रिसेस हम लोग ये इवेल्युएट कर पाएंगे। अब जरा ये स्टेप्स समझ में आ गई हैं, इतनी बातें समझ में आ गई, एक एक करके अब थोड़ा यूज करते हुए इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन निकालने वाले हैं मैट्रिक्स के थ्रू। आ जाओ सेम काम कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास अब पहली बात तो जो इक्वेशन है उनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। एक्स प्लस 2y प्लस 3 बराबर वॉट 6 है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू वॉट 7 एंड 3x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 10। ये जब कर रहे हो तो मैं एक बात और भी आप लोगों को बहुत ही ढंग से बता दूं, देयर इज वेरी मच चांसेस की कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती हैं, और ऐसे 1-2% बच्चे ही होते हैं जो इसको एक बारी में सही सही कर जाएं। ठीक है, तो इवन कि आपको पता कि ये आने वाला है, इवन कि आपको पता कि इसको करना कैसे है, इसके बावजूद भी पूरे चांसेस है कि आप गलत करके आओगे। ठीक है, तो ये हर बच्चे के लिए, सबके लिए ये चैलेंज होता है। इवन मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मे भी कि मेरे से भी मिस्टेक्स हो जाए, है ना। तो मेक श्योर करिएगा कि कैलकुलेशन को बड़े पेशेंटली
और बेहद ही ध्यान देके करना है उसको, कि आता हुआ क्वेश्चन फिर मेरा अगर नंबर कट गया और गलत हो गया तो कोई सेंस नहीं बनेगा इतने सारे इफर्ट का। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। और अब जब 2 4 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप, तो ये बात का सेल्फ रियलाइजेशन भी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोग वो मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे नंबर पूरे पाए। ठीक है, चलो, तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गया। हम कह रहे थे कि क्या करना है, अब एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ से फिर से आपको सोल्यूशन करना बता रहा हूँ। हमने कहा कि जो ऊपर सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखी हुई है, स्टेप 1 में क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना, मैट्रिसेस फॉर्म करेंगे। ठीक है, हमने वहां पे पीछे भी लिखा था कि ए बी और एक्स हमको बनाना है। ए मैट्रिसेस कैसे बनेगा, तो ए मैट्रिसेस बनेगा मेरे पास किससे, 1 2 3, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उससे। तो यहाँ पे 2 3 2 3 3 एंड 4, ये मेरे पास ये हो गया। मेरे पास एक्स बनेगा किससे, तो ऑब्वियसली ये तो हर बारी सेम रहेगा, एक्स वाई जेड ही है ना। और बी मैट्रिसेस की जब बात कर रहे होंगे तो ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा 6 7 10 से। पहला स्टेप कंप्लीट, नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, बात करते हैं स्टेप नंबर 2 पे। बहुत ही ध्यान से करना है इसको। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ए की डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए। तो ए मेरे पास क्या है, ये मुझे गिवन है ऑलरेडी, 1 2 3 2 3 2 3 3 4। डिटरमिनेंट वैल्यू सबको निकालना आता है। डिटरमिनेंट वैल्यू सिंपल, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 2 3 2 3 3 4, है ना। जिस भी रो जिस भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन करना है, आप एक्सपेंशन कर लो और वैल्यू इवेलुएट कर लो। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर रहा हूं। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जिस भी रो के अलोंग करना चाहो या कॉलम के अलोंग करना चाहो, दैट्स अप टू यू। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 1, इस रो इस कॉलम को बंद कर देंगे तो क्या बचेगा, 3 2 3 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि इसकी पहले पोजीशन पे प्लस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे लगाया मैंने, -2 को लिख लिया, इस रो इस कॉलम को बंद कर दिया। ठीक है, दिख रहा होगा, जिस रो जिस कॉलम में ये 2 है उसको बंद कर दिया, तो क्या बचा, 2 2 3 4। मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 -3 इंटू 2 इज 6, अगेन +3। अब इस रो इस कॉलम को बंद कर दो, तो क्या आ रहा है, 6 -9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। इस पे बहुत मैंने जोर नहीं दिया, रीजन बीइंग कि पूरे चैप्टर में यही वैल्यू तो निकालना सीखा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा बराबर क्या हो गया, यहाँ पे करेंगे 12 - 6 6 इंटू 1 इज 6, -8 - 6 करोगे 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4, +3 है यहाँ पे, 6 - 9 करोगे तो माइनस का 3 मिलेगा। क्या वैल्यू मिल रही है, 6 - 4 - 9, क्या वैल्यू मिल गया यहाँ से, तो और 9 -4 - 9 इज -13, और 6 करोगे तो -7, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मिल गया यहाँ से, डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे 0 नहीं मिली है। इसका मतलब सिस्टम क्या है आपके पास, कंसिस्टेंट है। इसका मतलब हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, x बराबर इनवर्स इंटू बी से। ये क्या हुआ, अब तक हम लोग पहुंचे हैं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 पे। जब ये बात हमको पता लग गया कि चलो इसकी वैल्यू निकल सकती है, तो हमने कहा कि अगला स्टेप मेरे पास क्या होगा, तो अगला स्टेप मेरे पास है स्टेप नंबर 3, क्या, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर्स। ठीक है,
माइनस इन कोफैक्टर। अब मेरे पास जो ए मेरे पास मैट्रिसेस है वो क्या है, अगेन 1 2 3 था, 2 3 2 है, 3 3 4 है, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है 1 2 3 2 3 2 3 3 4, ठीक है। इसका माइनर निकाल सकते हैं, को फैक्टर निकाल सकते हैं। इसको मैं एक लाइन सीधा बोलता था, मैं सीधा को फैक्टर भी बोल सकता था कि डायरेक्टली निकाल लो, बट माइनर निकालोगे फिर को फैक्टर निकालोगे तो शायद ज्यादा कैलकुलेशन एक बार जस्टिफाइड हो जाएगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला काम कर लेते हैं, इसके माइनस निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और माइनस में अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगाते जाएंगे जैसे साइन कन्वेंशन के थ्रू, तो वहां से क्या वैल्यू मिल जाएगा आपको, सिंपली कोफैक्टर्स मिल जाएंगे। अगर माइनस की मैं बात कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, तो M11 चाहिए, M12 चाहिए, M13 चाहिए, M21 चाहिए, M22 चाहिए, M23 चाहिए, M31 चाहिए, M32 चाहिए, M33 चाहिए। माइनस कैसे मिलता है, मैंने कहा कि जिस भी आपने M11 लिखने का मतलब है कि 11 पे जो पोजीशन पे एलिमेंट है उसकी हम लोग माइनस की बात कर रहे हैं। कैसे मिलता है, हमने कहा कि उस रोज कॉलम को बंद करो तो जो डिटर्मिनेंट बच जाए उसको सॉल्व कर लो, वही उसका माइनर होता है। 3 2 3 4 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 इज व्हाट, 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, ये आ गया आपका 6। मैंने एक बता दिया, इसी वे में हमने सारे एलिमेंट के लिए करना है। अगर सारे एलिमेंट के लिए करोगे तो करके देखते हैं, अब सबकी वैल्यू हमको करके वैसे भी निकालनी ही है। M12 चाहिए, मतलब पहला रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पहला रो दूसरा कॉलम क्या होगा, तो ये 2 वाला एलिमेंट होगा। इस रो और इस कॉलम को बंद कर दो, ये रो और ये कॉलम बंद किया तो 2 2 3 4 बचा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इज 2। M13, ठीक है। M13 कैसे आएगा, मैंने कहा कि इस पहले रो और तीसरे कॉलम को बंद कर दो। ये पहला रो है, ये मेरे पास तीसरा कॉलम है। आई गेस मेरे क्या बोलते हैं, ये कर्सर आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। इसको और इसको बंद कर दिया, क्या बचा, 2 3 3 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 माइनस 9 होगा, विच इज माइनस का 3 आएगा। यही माइनर होता है, सबने निकाल रखा पहले से। और मैंने आप लोगों को पहले बार एक ये बात भी बताई है कि हम जो भी सीख रहे होंगे वो सारा अगले अगले कॉन्सेप्ट में यूज होते जा रहा है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर को फैक्टर निकाला था मैंने, इनवर्स निकाला तो एडजॉइंट की यूज हुई थी। माइनर को फैक्टर निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी जरूरी है, तो वो सारे स्टेप इंक्लूडेड होते जा रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकाल रहे हैं तो उसमें मेरा इनवर्स यूज रहा है। इनवर्स होने का मतलब कि कोफैक्टर भी यूज हो गया, माइनर भी यूज हो गया, एडजॉइंट भी यूज हो गया, डिटर्मिनेंट वैल्यू भी यूज हो गया, पूरा यूज हो गया, है ना। चलो यहाँ तक बात ठीक है। M21 की बात करते हैं, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, ये है दूसरा रो, ये है पहला कॉलम, बंद कर दिया तो क्या बचा, 2 3 3 4। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 इज माइनस का 1, ठीक है। फिर 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो ये है दूसरा कॉलम ये है, क्या बचा, 1 3 3 4। मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 इज माइनस का 5। M23, M23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, बंद किया तो 1 2 3 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 3 माइनस 6, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। तो अब क्या चाहिए, तीसरा रो पहला कॉलम, ये है मेरे पास तीसरा रो, ये है मेरे पास पहला कॉलम, क्या बचा, 2 3 3 2। क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4 माइनस 9, और 4 माइनस 9 कहने का मतलब है माइनस का 5, ठीक है। अगेन 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, क्या बचा, 1 3 2 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 2 इंटू 3 6, 2 माइनस 6 मतलब यहाँ पे माइनस का 4, ठीक है। लास्ट में आते हैं तो 3 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम बंद किया तो 1 2 2 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 3 माइनस 4 विच इज माइनस का 1। ये मेरे पास माइनस निकल गया। समझ में आ रही बात। और मैंने कहा कि अगर एक स्टेप में भी गलती होगी तो ये बाकी सारे स्टेप में वैसे ही कन्वे होती है, ठीक बात है। होपफुली आप सबको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आपके पास ये जो मुझे क्या निकल गया, मेरे पास माइनस निकल गए। अब बात कर लेते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स,
अगर माइनस निकल गया, तुमने कहा कोफैक्टर को इसी तरीके कैसे डिनोट करते हैं, तो ये C11 होगा, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। क्या करना है, हमने कहा कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी साइन कन्वेंशन है, अब वो साइन कन्वेंशन होपफुली कि सबको याद होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस अगेन। इस पोजीशन के अकॉर्डिंगली आपको सिंपली इन सब में मल्टीप्लाई करते चले जाना है, और जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, कोफैक्टर्स मिल जाएगा। तो माइनर में सिर्फ आपको बेसिकली मल्टीप्लाई क्या करना है, एक तरीके से हम लोग अगर कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे तो -1 के पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि आई प्लस जे का ये यूज करके ही तो ये मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता है, और कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, सिंपल बात है। अब आ जाओ जरा तो अब C1, C11, C12, C13 मल्टीप्लाई में करना स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना है। पहली बात तो इसको लिख ही लो पहले, 3 6 2 माइनस का 3 है ना, मैं सारे वैल्यूज को पहले ही लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे क्या है माइनस का 5 है, माइनस का 4 है मेरे पास, और यहाँ पे माइनस का 1 है ना। अल्टरनेट मल्टीप्लाई करते चले जाओ पोजीशन के हिसाब से। क्या मन C11 पे क्या मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव, तो विच इज प्लस का 6 है, प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ दूसरे में, माइनस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई करोगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन ये प्लस हो जाएगा। आ जाओ तीसरे में, तीसरे के लिए बात करें तो क्या मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस प्लस, प्लस से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, माइनस से करोगे ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से करोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोफैक्टर्स मिल गया। ये मेरे पास यहाँ पे स्टेप नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको हटा रहा हूं, तुमने कहा कि स्टेप नंबर, अगला स्टेप क्या था मेरे पास, तो स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 आपका क्या है, तो कह रहा है कि फाइंड एडजॉइंट, ठीक है, फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, हमने कहा कि पहले मुझे तो सी निकालना पड़ेगा, सी मैट्रिसेस, और इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर सी मैट्रिसेस की बात करो, तुमने कहा कि इसके एलिमेंट से ही बनेगा, कोफैक्टर के एलिमेंट्स को कोफैक्टर से ही बनता है सी मैट्रिसेस। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, 6 माइनस का 2 माइनस का 3, 1 माइनस का 5 प्लस का 3, माइनस का 5, 4 एंड माइनस का 1। ये मेरे पास सी मैट्रिसेस है जो कि इसके कोफैक्टर से बनी है। फिर हमने कहा कि हमको एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट सी का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है या फिर वाइस वर्सा। तो पहले रो को अगर पहला कॉलम बनाओगे तो 6 माइनस 2 माइनस का 3, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाओगे तो माइनस का 5, ये 3 हो जाएगा, और -5 4 एंड माइनस का 1। स्टेप नंबर 4 इज कंप्लीटेड। सबसे ज्यादा प्रोन टू मिस्टेकन है स्टेप नंबर 3 आपका, माइनर और कोफैक्टर निकालना, क्योंकि कैलकुलेशन वहीं पर हो रही, बाकी तो आगे कैरी ऑन हो रही है। स्टेप नंबर 4 हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स ऑफ ए। ए का इनवर्स फाइंड करना है। ए का इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है तो ए इनवर्स बराबर क्या है, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सारी वैल्यूज निकाली हुई है, यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 7, और अभी मैंने ऊपर एडजॉइंट निकाला हुआ है। क्या है एडजॉइंट, 6 1 माइनस 5, 6 1 माइनस 5, -2 -2 -5 4, -2 -5 4 एंड -3 3 -1, -3 3 एंड माइनस का 1। ये मेरे पास है इनवर्स, ठीक है। होपफुली यहां तक सब लोग मेरे साथ हो, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स
नहीं करी है, ठीक है, पता लग जाएगा। चलो यहां तक कर लिया मैंने, इनवर्स तक आ गए। इसको चाहूंगा तो मैं -7 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट लेट्स से कि अभी नहीं करते हैं, ठीक है, उसके पीछे रीजन मैं बताऊंगा। बिना मतलब में कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी इससे। स्टेप नंबर 6 में नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाय, क्या करेंगे, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है। यहाँ पे x क्या है मेरे पास, तो ऑब्वियसली x y z है कि मैट्रिसेस है। इनवर्स मैंने अभी निकाला है विच इज -1/7, और यहाँ पे मैंने लिख दी है, लेट से जो भी है अभी लिख लेंगे। बी मेरे पास क्या था, जो कांस्टेंट के मैट्रिसेस बनी हुई थी, अब ये मुझे ऊपर जाकर चेक करना पड़ेगा। बी मैट्रिसेस कहाँ पे है, तो यहाँ पे है 6 7 10, यही है, ठीक है, 6 7 10, 6 7 एंड 10, ठीक है। ए इनवर्स यहां से लिख सकते हैं हम लोग, 6 1 -5, 6 1 -5, -2 -5, 4 एंड -3, 3 एंड माइनस का 1। लेफ्ट साइड में एक मैट्रिसेस है, राइट साइड में एक मैट्रिसेस है, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे, एक साइड में एक्स वाई जेड मिल रहा है, दूसरे में मिलेगा, कंपेयर करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी, करते हैं। यहाँ पे अब मेरे पास मल्टीप्लीकेशन है, इसका मल्टीप्लीकेशन मुझे इसमें करना है। ये आपका 3/3 की मैट्रिसेस है और ये 3/1 की मैट्रिसेस है। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है। कितने बाय कितने की मैट्रिसेस आएगी, तो 3/1 की मैट्रिसेस आएगी, जो कि ये 3/1 की मैट्रिसेस है, तो इक्वेट कर भी कर पाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लेते हैं। -1/7 को अभी रहने देना, लास्ट स्टेप में करना है, इससे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। एक्स वाई जेड मैंने एज इट इज रहने दिया, यहाँ पे -1/7 को एज इट इज रहने दिया। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अब कर लेते हैं, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 × 6 प्लस 1 × 7 प्लस माइनस का 5 × 7, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम, -2 × 6 प्लस माइनस का 5 × 7 प्लस 4 × 10, माइनस का 3 × 6 प्लस 3 × 7 प्लस -1 × 10, ठीक बात है। एक मिस्टेक यहाँ पे, और वो ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे ये 10। एक चीज मैं बता दूं, मुझे कैसे मिस्टेक्स मिल गए और आप लोगों को कैसे मिलेंगे, मैंने यहाँ की प्रीवियस क्लास देखी होगी तो मैंने आप लोगों को बताया, जब भी मल्टीप्लीकेशन के बाद ऐसे चेक किया करो, ये तीनों सेम होने चाहिए, यहाँ पे भी तीनों सेम होने चाहिए, और यहाँ पे भी तीनों ये सेम होने चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, मुझे वहां पे 7 दिखा तो मुझे फिर से चेक करनी पड़ी। तो ये सब चीजें छोटी छोटी हैं जो कि आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सा करेक्ट कर देती हैं, अगर आप ध्यान रखते हो तो। अगर यहाँ तक हो गया, हमने कहा कि अगले स्टेप में कर लेते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐड, जो भी वैल्यूज आनी होंगी वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, इसमें तो कोई चेंज नहीं है मेरे पास, लेफ्ट साइड में यहाँ पे माइनस का 1/7 स्टिल एग्जिस्ट। यहाँ पे करेंगे तो 6 × 6 इज व्हाट, 36 प्लस 7 माइनस का 10, सॉरी माइनस का 50, माइनस का ये 7 है और ये माइनस का 50 है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो ये माइनस का 12 है, माइनस का 35 है, प्लस का 40, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस का 21 होगा, माइनस का 10 होगा। सम कर लो क्या वैल्यूज मिल रही है, तो -1/7 और यहाँ पे 36 प्लस 7 क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 43, और 43 माइनस का 50 क्या मिला मुझे, तो माइनस का 7, ठीक बात है। होपफुली सबको बात समझ में आ रही है। -12 -35 माइनस का 47, माइनस का 47 प्लस 40 क्या बना, माइनस का 7। नेक्स्ट में आ जाओ, माइनस का 18 माइनस का 10 माइनस का 28,
प्लस का 21 क्या मिलेगा, तो माइनस का 7। यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। अब मैं 1/7 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे मिला हमें x, यहाँ पे मिले एक्स वाई जेड, यहाँ पे जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा -7/7 -7, अगेन सेम -7/-7 -7/-7, क्या वैल्यू मिला, तो यहां से मिल गया एक्स वाई जेड लेफ्ट साइड में तो एज इट इज, राइट साइड में मुझे क्या मिला, एक मैट्रिसेस बन रही है जो कि 1 1 1 बन रही है। दो मैट्रिसेस है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, ठीक है। सॉल्व हुआ। एक क्वेश्चन को मैंने करवाने में आई थिंक आई टुक अबाउट 20 मिनट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टाइम लेता है, इस क्वेश्चन को अगर बिना एक्सप्लेन करे मुझे करना होता तो आई टेक लेस देन 5 मिनट आप कह लो, ठीक है। आप 5 मिनट स्टैंडर्ड मान के चलो कि चलो मिनिमम 5 मिनट तो मुझे लगेंगे, बट वो प्रैक्टिस करोगे तब होगा, अदरवाइज टाइम इसमें बहुत जाएगा और गलत होने के भी चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि हर बारी आप इसमें जितना मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, जितना केयरफुली कर सकते हो उतना केयरफुली करो। अब यहाँ से एक्स वाई जेड की जब वैल्यूज मेरे पास आई है, ठीक है, एक्स वाई जेड की जब वैल्यूज आई तो ये वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है, ये बात आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने कैलकुलेशन चाहते हो कि कैलकुलेशन यहाँ पे लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे नहीं करने की जरूरत है, बट आई विल से कि आप अपना आंसर जरूर चेक कर लेना। कैसे, हमने कहा कि जो मेरे पास इक्वेशन थी, ठीक है, उसमें मैं डाल के चेक करूंगा, ये मेरे पास इक्वेशन थी बराबर 6 था, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर इसी का सोल्यूशन है तो इसमें पुट करूंगा तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, और अगर सेटिस्फाई करेगा तो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके देख लो, 1 + 2 × 1 + क्या 3 × 1 बराबर 6, तो ये 2 ये 3 5 ये 6, तो 6 बराबर 6 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू सही आई है, ठीक है। अगर मान लो कुछ यहाँ पे गलत हुआ होता और वैल्यू गलत आ रही होती तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। और इसको क्या मतलब, मैंने कहा कि जो 3 इक्वेशन थे तीनों में जिसको पिक करना हो पिक करके वैल्यू चेक कर लो, या तीनों में रख के पुट करके चेक कर लो, जैसे मन से हो, ठीक है। फिर से एक बार आ जाओ, फिर से एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमने कहा कि एक एक स्टेप फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, ज्यादा नहीं समझाएंगे, इसलिए मैंने इस एक चीज क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने पूरी क्लास ली है, और रीजन वही है कि जब इतना इंपॉर्टेंस है इसका तो इस पे इतना जोर बल देना बनता है। हमने क्वेश्चंस को लिख लिया, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपको गिवन होंगे। इसके बाद स्टेप में मैंने क्या किया, ए एक्स बराबर बी के लिए हमने ए एक्स और बी फॉर्मेशन किया। दूसरे स्टेप में मैंने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, अब ये या तो जीरो आएगा या तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से दूसरे स्टेप में जीरो आपने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, और मोस्टली मैं यही बोलूंगा कि आप देखोगे तो हर बारी कहीं ना कहीं नॉट इक्वल टू जीरो वाला ही केस मिलता है आपको, और रीजन वही है कि पूरा वो सोल्यूशन करवाना चाहते हैं, इसलिए वो 5 नंबर दे रहे हैं। अदरवाइज बाकी अगर जीरो के बराबर आ गया और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हो गया तो वो 5 नंबर में आएगा ही नहीं कभी, है ना। तो आपको एग्जैक्टली अगर 5 नंबर में मिल रहा है तो वेरी ऑब्वियस है कि वो पूरा सोल्यूशन जा रहा होगा, वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा होगा, बट केयरफुली चेक करना है इसको। ये वैल्यू मिल गई मुझे, यहां से मुझे पता लग गया कि x बराबर a इनवर्स b से सॉल्व होगा। अगले स्टेप में मुझे चाहिए माइनर और कोफैक्टर। अच्छा, ये स्टेप याद रखने की जरूरत है क्या, उल्टा आप ऐसे सोचो, x बराबर a इनवर्स b है, तो x पता है, b पता है, a इनवर्स b पता है। a इनवर्स के लिए क्या क्या चाहिए आपको, डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, ठीक है। डिटरमिनेंट वैल्यू आपने पहले स्टेप निकाले, एडजॉइंट कैसे आएगा, माइनर कोफैक्टर से आएगा, तो आपको कहीं कहीं माइनर कोफैक्टर चाहिए चाहिए होगा, ठीक है। तो यहां से हमने माइनस निकाले, कोफैक्टर्स निकाले, उसके मैट्रिसेस फॉर्म करके एक सी बना लिया, उसका ट्रांसपोज करा स्टेप नंबर 4 में, और यहां से मुझे मिल गया एडजॉइंट। एडजॉइंट जब मिल गया तो हमने कहा कि इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स बराबर क्या होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी, यहाँ से मुझे मिल गया इनवर्स, और जब इनवर्स निकल गया तो अगले स्टेप में x बराबर ए इनवर्स बी से हमने क्या कर ली, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अगर यहाँ पे देखोगे लास्ट वाले स्टेप में तो इनवर्स था, तो इनवर्स आपको एक उसके पहले वाले स्टेप में मैंने निकाला। यहाँ पे देखोगे तो एडजॉइंट था, तो एडजॉइंट कहाँ पे निकाला मैंने, उसके पहले वाले स्टेप में। और एडजॉइंट निकालने के लिए जरूरी था कि माइनर को फैक्टर मिले, तो उसको कहाँ निकाला मैंने, उसके पहले वाले स्टेप में। तो ये सारे स्टेप्स कनेक्टेड है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ से मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाली और यहाँ से चेक फॉर द आंसर भी कर दिया,
ठीक है, आपके आंसर को भी चेक कर दिया, और ये आपको अपनी मर्जी से परफॉर्म करना है, चेक फॉर आंसर। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। अब इसके आगे मेरे पास दो और क्वेश्चन है। अब अगर देखोगे तो ये होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, ये भी होमवर्क है। क्यों है होमवर्क, अब मैं बता देता हूँ। इसमें से जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजेनस है, ठीक है, होमोजेनस में या तो ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा या नॉन ट्रिवियल मिलेगा, ठीक है। और ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल कब मिलेगा, तो आप लोगों को पता है कि ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल मैंने क्या बताया कि अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आपको पता है कि ये वन सोल्यूशन मिलेगा, वो ट्रिवियल मिलेगा, और मतलब आपको पता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो ही मिल रही है। और अगर ये जीरो के बराबर हो गया, तो ये यहाँ से नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, और वो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, और उसको निकालने के लिए मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा है आपके पास कि जिसका ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, विच इज ये वाला, है ना, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। दूसरा एक जो क्वेश्चन है, इसमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका नहीं है, जस्ट चेक, मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। इनमें से देख लेंगे किसका ट्रिवियल है किसका नॉन ट्रिवियल है। होपफुली बात समझ में आई, और जो पहले के मैंने स्टेप समझाए हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे। फिर से रिपीट करके देखो, कहीं पे डाउट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और ये 5 नंबर जाने नहीं देना है। चलो, तो होपफुली जो बातें मैंने समझाई आप लोगों को बात समझ में आई होगी, सीखा होगा आपने। फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होती है, डाउट्स होते हैं वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, या जब भी पढ़ रहे हो, फिलो ऐप डाउनलोड करो, क्वेश्चंस के फोटो खींच के आप लोग अपलोड कर सकते हो उस पर, और लाइव ट्यूटर्स के थ्रू वन टू वन डिस्कस करके अपने सोल्यूशन पा सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है। उसके अलावा अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और वीडियो आपको मिलते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो ऑन दिस नोट आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर